हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो यूट्यूब पर म्यूचुअल फंड और SIP को लेकर के जितनी भी वीडियोस अवेलेबल है उसमें आपको ये तो बता दिया जाता है कि आप इतने रुपए की SIP करें या आप इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट करें तो 20 साल के बाद 25 साल के बाद आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे, यानी कि आपकी इतनी की वेल्थ बन जाएगी। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वो वेल्थ बनने के बाद आपको टैक्स कितना देना होगा। अगर वो बताते हैं तो फिर भी बताते हैं कि आपको वही LTCG या STCG टैक्स लगेगा 10%, 15%, इस टाइप की बात वो बताते हैं। लेकिन वो कैलकुलेट करके नहीं बताते कि एग्जैक्टली इतने रुपए निवेश करने के बाद जब 20 साल के बाद आप कितने पैसे बन जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली कितने रुपए टैक्स देने पड़ सकते हैं। ये कैलकुलेशन वो नहीं दिखाते और ऐसा मैं भी नहीं करता हूँ, है ना। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में टैक्स के बारे में बात तो की है, यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगते हैं लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, इसके बारे में भी मैंने बात की है। लेकिन मैंने भी कभी नहीं बताया कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है और एग्जैक्टली कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा और आपको टोटल जो पैसे मिलेंगे, यानी कि जो आपकी नेट इनकम होगी म्यूचुअल फंड SIP या लमसम से, वो लॉन्ग टर्म में कितनी होगी, ये अभी तक मैंने भी नहीं बताया था। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूं मोहन महाजन जी को, जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया कि मैंने इन म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो मेरी क्या रणनीति होनी चाहिए, और फिर जब 20 साल के बाद मैं अपने फंड को वापस निकालूंगा तो मुझे कितने टैक्स देने पड़ेंगे और मेरे पास नेट कितने पैसे बचेंगे। तो ये सवाल मेरे से मोहन महाजन जी ने किया है। तो इस चीज़ के लिए मैं मोहन महाजन जी को बहुत ही सच्चे मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे अवसर मिला है कि मैं ये बता पाऊँ कि म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है और क्या क्या रणनीति रहनी चाहिए आपके म्यूचुअल फंड की जर्नी में। लेकिन उससे पहले ये दिखाना जरूरी है, इसलिए आप इसे देख करके अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आप इस वीडियो में आगे बढ़िएगा। देख लीजिए इसको। तो मैं ये आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको अभी दिखाया है आपने उससे पढ़ लिया होगा। लेकिन मैं साथ में यहाँ पर भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कहीं पर भी निवेश करने से पहले या किस चीज़ में आपको निवेश करना है इसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह जरूर से ले लें। मैं केवल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं, जिसके माध्यम से आप लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो ये वीडियो भी मैं केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। इस वीडियो में मैं जिन म्यूचुअल फंड का नाम लूंगा वो बस केवल इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल पर्पस के लिए होगा, किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगा। कहीं पर भी निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर से ले लीजिए, खुद से अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस कीजिए और अपने दम पर, अपने रिस्क पर ही निवेश कीजिए। अब आइए मैं मोहन महाजन जी के प्रश्न पे आता हूँ, और ये चीज़ मोहन महाजन जी के साथ साथ मैं आप सबको भी समझाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप सबके लिए भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ से जो कुछ भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और मोहन जी आप भी कान लगा के इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते और जानते हैं। तो मोहन महाजन जी ने कहा था ये कमेंट के माध्यम से कि उन्होंने निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि एक मिड कैप फंड है, उनमें इन्होंने 2001 रुपये की पर मंथ की SIP शुरू की है। ठीक है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्होंने 1001 रुपये की SIP शुरू की है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्होंने 1010 रुपये की मंथली SIP शुरू की है, और इन्होंने HDFC मिड कैप फंड में 11,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया है। और इनका कहना है कि ये 20 साल तक मतलब रुकेंगे, मतलब होल्ड करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को। ठीक है। और मतलब जो इनकी टोटल मंथली SIP वो तो हो गई 4,012 रुपये की, यानी कि जितनी SIP ये कर रहे हैं अगर मैं सबको जोड़ दूं तो वो 4,012 रुपये की होती है। तो इतने की पर मंथ की SIP इनकी चल रही है। और साथ में इन्होंने ये प्लान किया कि 500 रुपये की जो SIP अमाउंट है उसे वो इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि स्टेप अप करेंगे। मोहन महाजन जी का ये कहना है। तो काफ़ी अच्छी बात है, हमें स्टेप अप SIP करनी चाहिए, फिर चाहे बहुत ही कम रुपए क्यों ना हो। ये 500 रुपये की स्टेप अप SIP भी पर ईयर की लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छी वेल्थ दे सकती है और आपके वेल्थ में काफ़ी अच्छा असर डाल सकती है। तो यहाँ पर अब जितने रुपए की भी SIP की जा रही है और जितने रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट की गई है, तो अगर मैं इसके आधार पर 20 साल का डेट रखूँ, यानी कि 20 साल तक मोहन महाजन जी SIP करते रहेंगे, और हो सकता है बीच बीच में लमसम भी करेंगे, तो वो मैं लमसम को ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल 11,000 रुपये के लमसम को ही पकड़ के रखा है। और साथ में मैं ये 500 रुपये की स्टेप अप SIP जो पर ईयर की है इससे भी पकड़ के चल रहा हूँ। तो 20 साल के बाद अगर पर ईयर रिटर्न एवरेज 12% की सीआर रहती है तो इसके हिसाब से 20 साल के बाद टोटल कितनी वेल्थ बनेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप सबको बता रहा हूँ। तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में बनेगी 24.5 लाख की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में बनेगी 12.2 लाख की। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ये निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 24.5 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 12.2 लाख, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 12.5 लाख, और HDFC मिड कैप फंड में जो 11,000 रुपये की लमसम इन्वेस्टमेंट की गई थी। तो 20 साल के बाद पर ईयर 12% के सीआर ग्रुप के साथ जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 35.5 लाख। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब रिटर्न पर ईयर की जो 20 साल में है वो एवरेज 12% की सीआर तक रहे। तो इससे जो टोटल वेल्थ एक्युमुलेशन होगी 20 साल के बाद वो होगी 84.7 लाख।
तो मोहन महाजन जी का टारगेट था कि वो 70 से 80 लाख रुपए तक पहुंचना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पहुंच रहे हैं, बल्कि 80 लाख से आप ज़्यादा ही पहुंच रहे हैं, 84.7 लाख रुपए तक आप पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि म्यूचुअल फंड में जो लॉन्ग टर्म की रिटर्न है वो पर ईयर एवरेज 14 से 15% के सीजार पे तो जाती ही है। तो मैंने आपको जो 12% की सीजार बताया है पर ईयर की, वो तो बहुत ही डिसेंट सी रिटर्न है, इतनी रिटर्न तो मिल ही जाती है। पर अक्सर ये देखा गया है कि 20-25 साल में जो म्यूचुअल फंड की जो पर ईयर की सीजार होती है वो एवरेज 15% तक चल ही जाती है। तो आइए अब मैं 15% के हिसाब से भी बात कर लेता हूँ कि अगर इन 20 सालों में 15% की पर ईयर की सीजार ग्रोथ मिलती है तो 20 साल के बाद टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी, आइए भी देख लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में बनेगी 43.5 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में बनेगी 21.5 लाख, क्वांट स्मॉल कैप फंड में बनेगी 22.5 लाख और HDFC मिड कैप फंड में बनेगी जिसमें 11,000 रुपये की लमसम की गई थी। 20 साल के बाद पर ईयर 15% के सीजार ग्रोथ के साथ टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी इस HDFC मिड कैप फंड में 51.5 लाख, यानी कि 20 साल के बाद टोटल वेल्थ एक्युमुलेशन 15% पर ईयर की सीजार की वजह से जो होगी वो होगी 1.39 करोड़, यानी कि लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास, यानी कि 70 से जो 80 लाख का टारगेट है उससे तो ज़्यादा ही बन जा रहा है। ठीक है, अब आइए मैं टैक्स के बारे में भी बात कर लेता हूँ कि टैक्स कैसे इसमें लगेंगे और टैक्स यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन हो रही है। अब देखिए, मैं कोई सीए तो नहीं हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं एग्जैक्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन करके आपको बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक डिसेंट सी जो सिंपल सी कैलकुलेशन है वो मैं करके बता रहा हूँ आपको, जिससे कितना मान सकते हैं। मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, इस बात को आप मान के चलिए। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी है। तो यदि आपको म्यूचुअल फंड में टैक्स के बारे में समझना है तो कृपया करके आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद इन वीडियोस को देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 0% अप टू 47,025 रुपये पर, और ये बात हो रही है 2024 के टैक्स स्लैब के हिसाब से। आज से 20 साल के बाद टैक्स स्लैब कैसी होगी और टैक्स की क्या रणनीति होगी ये तो मुझे नहीं पता और ना ही किसी को पता होगा। तो 20 साल के बाद जैसी टैक्स स्लैब रहेगी तो उसके हिसाब से टैक्स लगेंगे। तो मैं आपको ये टैक्सेस कैसे लग रहे हैं ये मैं आपको 2024 के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, 15% टैक्स लगता है 47,026 रुपये से लेकर के 5,18,900 रुपये पर। ठीक है, और 20% टैक्स लगता है एवब 5,18,900 रुपये, मतलब इससे ऊपर होता है तो ठीक है ना, आप टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। इफ द टोटल एक्युमुलेशन इज 1.39 करोड़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वुड बी 1.39 करोड़, यानी कि आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो 1.39 करोड़ का हुआ है। तो इफ द टैक्सेबल इनकम इज बिलो 47,026 रुपया एंड 5,18,900 रुपया द टैक्स रेट वुड बी 15%। इफ द टैक्सेबल इनकम इज अबव 5,18,900 द टैक्स रेट वुड बी 20%। फॉर सिंप्लिसिटी, यानी कि अगर मैं इसे सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट कर दूं, मैं जो भी बोल रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। ठीक है, लेट्स एज्यूम द टैक्सेबल इनकम फॉल्स इन द 15% टैक्स ब्रैकेट, द टैक्स वुड बी अप्रोक्सीमेटली 120 लाख डिवाइडेड बाय 15%, यानी कि कितना होगा 19.2 लाख। नाउ टू कैलकुलेट द नेट अमाउंट यू विल रिसीव आफ्टर टैक्सेस सब्ट्रैक्ट द टैक्स फ्रॉम द टोटल एक्युमुलेशन, यानी कि जितनी टैक्स अमाउंट आई है उसको आप टोटल एक्युमुलेशन, जितनी की जो आपकी नेट एक्युमुलेशन है उससे आप माइनस कर दीजिए। तो क्या होगा, नेट अमाउंट इक्वल टू टोटल एक्युमुलेशन टैक्स माइनस टैक्स। तो टोटल एक्युमुलेशन कितनी हुई थी 1.4 करोड़, यानी कि 1.39 करोड़ की माइनस 19.2 लाख जो कि टैक्स के रूप में जाएगी, तो वो जाएगी 119.8 लाख। तो ये जो 119.8 लाख है ये जो नेट अमाउंट है जो आपको मिल सकती है, यानी कि टोटल वेल्थ एक्युमुलेशन हुई है 1.39 करोड़ की। और टैक्स चुकाने के बाद जितने भी टैक्सेस है, हर तरह के टैक्स चुकाने के बाद जो नेट अमाउंट निकल के आई जो आपको मिल सकती है वो मिलेगी आपको 1,20 करोड़। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे टैक्स लग रही है और आपको कैसे नेट अमाउंट मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ वो रणनीति की कि क्या रणनीति रहनी चाहिए और आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको 7 तरीके बताऊँगा जिस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो इससे आप लॉन्ग टर्म में और भी वेल्थ बना सकते हैं और आपकी जो वेल्थ जो बनेगी ना 1.20 करोड़, यानी जो नेट वेल्थ ये आपको मिल जाएगी। तो देखिए, ये मैं बता रहा हूँ केवल 2024 के हिसाब के टैक्स स्लैब के हिसाब से, और ये एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं भी हो सकती है, मतलब लगभग अप्रोक्स इतनी मिल सकती है, इधर से एक अंदाजा है, लेकिन अप्रोक्स इतनी मिलेगी ही, आप इतना मान करके चलिए। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि ऐसा ना हो कि सारी जो अमाउंट है वो एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो जाए।
यानी कि आपने केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्टॉक्स में भी निवेश करिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी निवेश कीजिए, बॉन्ड्स में भी निवेश कीजिए, एफडी भी करा के रखिए और गोल्ड पे भी निवेश करके रखिए। सबसे जरूरी आप ईटीएफ में भी निवेश कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक दो फंड सही से वर्क नहीं कर पाई तो बाकी की इन्वेस्टमेंट टूल सही से वर्क करनी चाहिए, जो कि आपकी सारे लॉसेस को रिकवर तो करेगी ही, साथ में आपको एक अच्छा वेल्थ भी बना के देगी। साथ में एसेट एलोकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट गोल है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपको किस लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आप किसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के पैसों से आपको क्या करना है। शादी करनी है या बच्चों की शादी करवानी है या बच्चों की पढ़ाई करवानी है या कहीं घूमने के जाना है, कोई ट्रिप में जाना है या कोई घर खरीदना है या कार खरीदना है या बस आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ कर रखना है, ज़मीन लेना है। जो भी इन्वेस्टमेंट गोल है आपकी वो आपकी क्लियर होनी चाहिए और उसी के हिसाब से आपको अपनी एसेट एलोकेशन करनी चाहिए और आपको अपने एज के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर अभी आपकी उम्र 20 से 40 साल के आसपास है तो आप स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं, आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, यानी कि जो थोड़ी सी रिस्की इन्वेस्टमेंट टूल है आप वहाँ पर जा सकते हैं, आप स्टॉक में जा सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपकी उम्र 31 साल है तो आप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं, थोड़े से आप एग्रेसिव इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी उम्र 40 से अधिक होती है तो आप थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट टूल की तरफ जाइए, आप केवल लार्ज कैप फंड में निवेश कीजिए, इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं क्योंकि उसमें तो वैल्यू बढ़ती है और आप लार्ज कैप स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। और थोड़ी सी सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि गोल्ड में, रियल एस्टेट में, मतलब जो थोड़ी सेफ वाली ऑप्शन हो, बॉन्ड्स में, उसमें आप जा सकते हैं। और कई सारी सरकारी इन्वेस्टमेंट टूल भी है जैसे कि पीपीएफ, आप इस पर भी जा सकते हैं। तो इस पर आप तभी जाइए जब आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाए, जब आपकी एज 45 से ऊपर हो चुकी है, तो जब आपकी एज 50 के आसपास हो तो थोड़ी आप सेफ इन्वेस्टमेंट टूल में जाए, यहाँ पर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर बनने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। फिर जो अगली स्टेप यानी कि जो अगली चीज़ वो स्टेप अप एसआईपी, ये आपको करते ही रहना है। आपने 500 रुपये से डिसाइड किया, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन बाद में से बढ़ा दीजिएगा, 1000 रुपये की, 1500 की या 2000 की भी आप कर दीजिएगा। मतलब स्टेप अप एसआईपी करना बहुत ही जरूरी है। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, यानी कि जो आप टोटल एसआईपी कर रहे हैं हर महीने, उसकी कम से कम 10% तो स्टेप अप आप हर साल करते रहिए, इतना जरूरी है। स्टेप अप एसआईपी करने से क्या होता है कि इन्फ्लेशन को आप अच्छे से बीट कर पाते हैं और लंबे समय में आप इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट करके आप एक अच्छी खासी रकम को बना सकते हैं। अगर आप स्टेप अप नहीं करते हैं, आप सिंपल एसआईपी करते हैं, तो इससे आपकी वेल्थ थोड़ी कम बनेगी। लेकिन अगर आप स्टेप अप करते हैं तो आपकी वेल्थ इससे थोड़ा ज़्यादा बनेगी और ज़्यादा इनकम आपके पास आ पाएगी। ठीक है, फिर है रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू। तो रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए, ये नहीं मतलब कि हर दिन कीजिए, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार करते रहिए और ये देखिए कि आपको कैसे मतलब एडजस्ट करना है। अगर कुछ एडजस्ट करना हो, लगा कि मार्केट गिर रही है या मतलब देखिए उससे भी मार्केट गिरने में तो पैसे नहीं निकालने चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि ये फंड ठीक से काम नहीं कर रही है, फंड की जो मतलब प्रोग्रेस है वो सही से नहीं हो पा रही, परफॉर्मेंस ऐसे नहीं हो पा रही है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है एनालिसिस करने के बाद, तो आप फंड स्विच भी कर सकते हैं। तो इसलिए पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए और हाँ, फंड की जो परफॉर्मेंस है वो देखते रहिए कि फंड कैसा परफॉर्म कर रही है पिछले 6 महीनों में, 1 सालों में। ये चीज़ देख करके आप चेंज भी कर सकते हैं अगर फंड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो। अगर कर रही है तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए और हो सके तो मतलब मार्केट जब गिरती तो और निवेश कीजिए। इससे क्या होता है कि ज़्यादा एनएवी मिलती है, यानी कि ज़्यादा एनएवी के अलॉटमेंट, ज़्यादा यूनिट्स के अलॉटमेंट मिलती है, तो इससे लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जो आपकी रिटर्न थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी कि जो आपकी वेल्थ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर इमरजेंसी फंड, कब ऐसा होता है कि आप केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। तो कभी ऐसी नौबत आ गई कि आपकी नौकरी चली गई, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट फंड में हाथ डालेंगे। कंपाउंडिंग रुक जाएगी, लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं बन पाएगी जितनी की बननी चाहिए। यानी कि जो टारगेट है 1.20 करोड़ जो बनी है, या जो 70-80 लाख की भी टारगेट है, ये टारगेट तक आप पहुँच नहीं पाएंगे यदि आपके पास इमरजेंसी फंड ना भी तो इमरजेंसी फंड रखा कीजिए कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट फंड में हाथ डालने की जरूरत ना पड़े। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो जब भी पैसे की आवश्यकता पड़े तो अपने इमरजेंसी फंड को आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कम से कम जो आपकी जो सालाना खर्च है, मेरा बात समझिए, जो आपकी सालाना खर्च है या जो आपकी मंथली इनकम है, तो आपकी मंथली इनकम का 12 गुना की इमरजेंसी फंड आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जो आपके पूरे साल का खर्चा है उसका आप 1.5 गुना या 2 गुना कर दीजिए। उतनी की इमरजेंसी फंड कम से कम आप अपने पास रखे ही रखें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, इतना रखना ही चाहिए। ठीक है, आप जो अगली चीज़ है वो है टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स प्लानिंग भी करके रखिए कि मैं यहाँ पर इतना निवेश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इतने पैसे दे रहा हूँ, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, तो आपको टैक्स कितने लगेगी, तो ये टैक्स प्लानिंग भी कर लीजिए। आप इसलिए कोई सीए से बात कर सकते हैं और टैक्स कैलकुलेशन करके भी रखिए कि इतने रुपए के निवेश करने से लॉन्ग टर्म में मेरे पास कितने पैसे बनेंगे, मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने जो ये टैक्स के बारे में सोचा मोहन जी, आपने काफ़ी अच्छा सोचा और मैंने आपको बता दिया कि टैक्स कैसे लग रहा है और आपको टैक्स के बाद, यानी कि टैक्स हटाने के बाद आपको कितनी की नेट इनकम मिलेगी, ये मैंने आपको समझा दिया है। आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं अगर आप नहीं समझ पाए तो, या फिर म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है इसके लिए आप इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो लॉन्ग टर्म फोकस, यानी कि लॉन्ग टर्म फोकस रखना जो कि आपका है 15, 20 साल, 25 साल तक की फोकस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 15, 20, 25, 30 साल तक ही होता है,
या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट फॉर एवर भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का गोल कभी भी 5 या 10 साल यानी कि छोटा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट गोल रखने से ही लंबी वेल्थ और ज़्यादा वेल्थ बनती है। वॉरेन बफेट हो गए या जितने भी इन्वेस्टर हैं इस दुनिया में टोटल, तो क्या करते हैं वो, या फिर जो हमारे राकेश झुनझुनवाला जी थे, तो ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये लॉन्ग टर्म सोचते थे और लॉन्ग टर्म के निवेश करते थे। और लॉन्ग टर्म निवेश करने का ही नतीजा है कि इनके पास इतनी सारी वेल्थ इकट्ठा हो पाई। तो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखिए इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनने का कोशिश ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने का कोशिश करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही लंबे समय में एक अच्छी खासी वेल्थ बनाता है और साथ में डिविडेंड भी पाता है। डिविडेंड के बारे में भी मैंने कई सारी वीडियोस बना के रखी हुई है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कुछ भी आप सबको, खास करके मोहन जी आपको समझाने का प्रयास किया, आप सबको समझ में आया होगा। यदि आप सबको कुछ भी डाउट है तो कृपया करके आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। और यदि आपको कुछ सवाल पूछना है तो अपने सवाल भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपका नाम लेकर के वीडियो बना दूंगा और आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ आप इस वीडियो को शेयर तो जरूर से कीजिए। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय मिल जाए और आप राइट टाइम पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।